उत्तराखंड की घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा था कालापीट गांव। यह गांव अपने भूतिया किस्सों और डरावनी घटनाओं के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि यहाँ जो भी रात गुजारता वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर पागल हो जाता। इस गांव के चारों ओर घना जंगल था और सूरज डलते ही वहां सन्नाटा पसर जाता था। रोहन शर्मा, एक खोजी पत्रकार, हमेशा रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। जब उसे कालापीट गांव के बारे में पता चला तो उसने इसे महज एक अफवाह समझा और अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का फैसला किया। उसके साथ 3 और लोग थे: आदित्य वर्मा, नेहा सक्सेना, एक इतिहासकार, और राहुल मेहरा, उसका कॉलेज का दोस्त जो भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था। गांव में पहुंचते ही उन्हें वहां की अजीब शांति महसूस हुई। यहां न पक्षियों की आवाज थी, न ही किसी तरह की चहल पहल। गांव के लोग उन्हें देखकर सहमे हुए लग रहे थे। जब रोहन ने उनसे बात करनी चाही तो किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो गांव के मंदिर के पास बैठा था धीरे धीरे उनके पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रात होने से पहले चले जाओ, वरना। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी, लेकिन राहुल हंस पड़ा। बाबा, ये सब कहानियां हमें डराने के लिए बनाई जाती हैं। हम यहीं रुकेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने निराश होकर सिर हिलाया और मंदिर के अंदर चला गया। रोहन और उसके दोस्त गांव के सबसे पुराने मकान में ठहरने का फैसला करते हैं। यह मकान कभी गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह का था, जो करीब 100 साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा था। अब यह मकान वीरान पड़ा था, लेकिन फिर भी इसकी दीवारों पर खून के धब्बों जैसी आकृतियां दिखती थी। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आदित्य ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नेहा ने अपने कमरे में एक परछाई देखी जिसकी आंखें जलती हुई लाल लग रही थी। राहुल, जो सबसे ज्यादा निडर था, अचानक चिल्लाकर उठा, किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। रोहन को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे रात के 12 बजने के करीब पहुंच रही थी, मकान में भयावह गतिविधियां बढ़ने लगी। अचानक एक दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया और दीवारों पर खून जैसी लकीरें उभर आई। नेहा घबरा कर बोली, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। और तभी मकान के बाहर से एक धीमी सिसकती हुई आवाज आने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। यह किसी औरत की आवाज थी और वह धीरे धीरे मकान के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। रोहन, नेहा, आदित्य और राहुल के लिए यह रात सबसे भयानक साबित होने वाली थी। मकान के बाहर से आ रही रहस्यमयी औरत की सिसकियां धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। रोहन ने दरवाजे के पास जाकर झांका। बाहर घना अंधेरा था। अचानक एक सफेद परछाई दरवाजे पर उभर आई। यह एक औरत की आकृति थी जिसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। भागो, आदित्य चिल्लाया, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक जबरदस्त हवा के झोंके ने सभी को पीछे गिरा दिया। नेहा जमीन पर गिर गई और उसके हाथ पर खून की लकीरें उभर आई, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राहुल गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, ये सब दिमागी खेल है। हमें गांव के लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर यहां क्या हो रहा है। अगली सुबह वे सीधे गांव के मंदिर गए, जहां बूढ़े पंडित सोमदत्त ने उन्हें रोका। तुम लोगों को यहां नहीं रुकना चाहिए था, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। रोहन ने पंडित को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, हमें सच बताइए, इस गांव में क्या हुआ था। पंडित ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह सब ठाकुर रणवीर सिंह के पापों का नतीजा है। 100 साल पहले उसने गांव की एक गरीब लड़की चंपा पर जुल्म किए थे। ठाकुर ने उसे बुरी तरह मारा और उसकी लाश इसी मकान के कुएं में फेंक दी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, इस गांव में कोई चैन से नहीं रहेगा, हर आत्मा तड़पेगी और जो भी इस गांव में आएगा वह मौत का शिकार बनेगा। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या वह औरत जो हमने देखी वही चंपा की आत्मा थी? पंडित सिर झुकाकर बोला, और अब तुम इस श्राप में फंस चुके हो। रात होते ही घटनाएं और डरावनी हो गई। नेहा अपने कमरे में अकेली थी जब उसे अचानक अपनी परछाई अजीब लगने लगी। जैसे जैसे वह हिलती, परछाई कुछ अलग तरह से हिल रही थी। अचानक परछाई ने अपना सिर घुमाया और सीधे नेहा को घूरने लगी। मदद! रोहन, आदित्य और राहुल कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला वहां नेहा नहीं थी।
कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर अंधेरे में किसी के घसीटने की आवाज आ रही थी। तीनों टॉर्च लेकर बाहर निकले और गांव के पुराने कुएं तक पहुंचे। कुएं से हल्की हल्की सिसकियां आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च अंदर डाली। कुएं में नेहा की लाश तैर रही थी, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी आंखें खुली थी और वह मुस्कुरा रही थी। राहुल चिल्लाया, नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी कुएं से एक हाथ निकला और नेहा का शव अचानक हिलने लगा। कुएं के अंदर से किसी ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, अब अगला कौन? अचानक राहुल को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया और वह चीखते हुए दूर जाकर गिरा। उसका शरीर अकड़ गया था, जैसे किसी ने उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी हों। रोहन और आदित्य कांप उठे। अब केवल 2 लोग बचे थे और वे जानते थे कि अगला शिकार कौन होगा। नेहा और राहुल की मौत के बाद रोहन और आदित्य के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, गांव से भागना। लेकिन जब वे गांव की सीमा तक पहुंचे तो रास्ता घने कोहरे में डूब चुका था। आदित्य घबरा कर बोला, हम अभी इस ओर से आए थे, फिर ये जंगल यहां कैसे आ गया? तभी हवा में एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहां से नहीं जा सकते। रोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज आई। दोनों ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई और उनकी सांसें रुक गई। नेहा और राहुल के शव वहां खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। नेहा की आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। और तभी दोनों लाशें हवा में ऊपर उठ गई और जमीन पर गिरते ही धूल में बदल गई। आदित्य घबरा कर बोला, हमें मंदिर चलना चाहिए, वही एकमात्र सुरक्षित जगह है। मंदिर में पंडित सोमदत्त ने उन्हें देखकर सिर झुका लिया। मैंने कहा था तुम यहां नहीं आना चाहिए था। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है, तुम्हें ठाकुर के पुराने मकान में जाकर उस आत्मा का सामना करना होगा। रोहन गुस्से से बोला, हम वहां क्यों जाए? वह आत्मा हमें मार डालेगी। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम आत्मा को मुक्त नहीं करोगे तो वह हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। रोहन और आदित्य मजबूर होकर ठाकुर के मकान में गए। मकान के अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें इंसानों को जलते हुए दिखाया गया था। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आई। वे डरते डरते ऊपर पहुंचे और वहां एक पुराना बंद कमरा दिखा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक पुरानी चारपाई पर एक कंकाल पड़ा था और उसकी खोपड़ी के पास किसी ने खून से लिखा था, मुझे न्याय दो, नहीं तो तुम भी मरोगे। तभी खिड़की के बाहर से एक तेज ठहाका गूंजा। ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा जाग चुकी थी। रोहन और आदित्य को अब सब समझ आ चुका था। चंपा की आत्मा सिर्फ बदला चाहती थी, लेकिन ठाकुर की आत्मा इस श्राप को हमेशा बनाए रखना चाहती थी। ठाकुर की आत्मा मकान के अंदर प्रकट हुई, एक लंबा काले कब्रों में लिपटा हुआ अंधकार में शरीर, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। तुम दोनों अब मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। आत्मा ने जमीन से आग उगली और चारों ओर धुआं फैल गया। आदित्य चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। रोहन ने हिम्मत जुटाकर अपने बैग से पवित्र जल निकाला और आत्मा पर छिड़क दिया। आह! ठाकुर की आत्मा तड़प उठी। तभी एक और रोशनी चमकी। चंपा की आत्मा वहां प्रकट हो गई। चंपा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब यह श्राप खत्म होना चाहिए। ठाकुर चीखते हुए हवा में घुलने लगा और मकान की दीवारें हिलने लगी। ठाकुर की आत्मा नष्ट हो रही थी, लेकिन रोहन और आदित्य अभी भी मकान के अंदर थे। पूरा मकान हिलने लगा था, जैसे वह गिरने वाला हो। आदित्य ने रोहन की ओर देखा। हमें यहां से भागना होगा। वे दौड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन अचानक जमीन फट गई और आदित्य उसमें गिरने लगा। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन एक काली शक्ति आदित्य को नीचे खींच रही थी। आदित्य ने रोहन से कहा, मुझे जाने दो, तुम बच जाओ। रोहन चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन तभी आदित्य का हाथ छूट गया और वह अंधेरे में समा गया। रोहन किसी तरह मंदिर तक भागा, लेकिन अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसका सबसे अच्छा दोस्त मर चुका था। पंडित सोमदत्त ने उसकी ओर देखा और कहा, अब श्राप खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। गांव में सुबह होते ही बदलाव दिखने लगा। कोहरा हट चुका था, पक्षी फिर से चहकने लगे थे और हवाओं में कोई डर नहीं था। लेकिन रोहन अब अकेला था। रोहन शहर वापस लौट आया। उसने अपनी रिपोर्ट बनाई, लेकिन उसने कभी यह राज दुनिया को नहीं बताया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई।
एक रात जब रोहन अपने घर में बैठा था तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुम मुझे छोड़कर चले आए रोहन, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। उसने पीछे मुड़ देखा। वहां आदित्य खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी।